अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि माशी तरक्की पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो माशी तरक्की की पर जो है ना वो असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले हैं इसमें माशी अवामिल हैं यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरे हैं सियासी यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर्स, तीसरे माशरती और समाजी यानी कि सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो हैं। माशी अवामिल कौन कौन से हो सकते हैं? कुदरती ज़राए हैं। कुदरती ज़राए जो हैं वो किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए अहम आमिल का दर्जा रखते हैं। कुदरती ज़राए से मुराद क्या चीज़ें होती हैं कि किसी भी मुल्क में मौजूद मादनियात, नबातात, हैवानात, जंगलात और जो कुछ भी ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर हो या इस कुर्रा ज़मीन पर जो है ना या कुर्रा हवाई में कुदरत ने हमें जो मुफ्त अतिया दिया होता है उसे हम कुदरती ज़राए कहते हैं। इन ज़राए का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। किसी भी मुल्क में कुदरती ज़राए जितने ज़्यादा होंगे वो मुल्क उतना ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा। जैसे अमेरिका है, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह। और जिन ममालिक ने अपने ज़राए का मुनासिब इस्तेमाल नहीं किया वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। जैसे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, अफ्रीका है, ये तमाम ममालिक जो हैं। और आप ये देखें कि खलीजी ममालिक जितने भी हैं जिनमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, इराक है, ईरान है, दुबई है, कतर है, कुवैत है, इन सब में तेल और सोने के ज़खायर हैं जिसकी वजह से इन ममालिक की जो है ना वो इकॉनमीज़ हमारे से काफ़ी हद तक बेहतर हैं। इंसानी ज़राए हैं, इंसानी ज़राए से जो है वो मुल्क की आबादी ली जाती है, यानी कि वहाँ पर शरह अफ़ज़ाइश यानी कि पैदाइश का रेट क्या है, शरह अमवात क्या है, मौसर आबादी का तनासब क्या है, यानी कि वो आबादी जो कि मेहनत कर सकती है, जो कि कमा सकती है, वो कितनी है, ख़वानदगी का म्यार कितना है। किसी भी मुल्क के लोग जो है ना वो कुदरती ज़राए का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर जो है ना आबादी पढ़ी लिखी होगी, टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होगी, तो लोगों की जो है ना वो कारकर्दगी बेहतर होगी, उनकी इस्तेदाद कार बुलंद होगी, उनकी फ़ीकस आमदनी ज़्यादा होगी। जब फ़ीकस आमदनी ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली आपको पता है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बरअक्स क्या होता है कि अगर ज़्यादातर लोग जो है ना वो अनपढ़ और जाहिल हों तो कुदरती ज़राए का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता और मुल्क जो है वो माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता और मुल्क की आबादी जो है वो वसाइल पर बोझ साबित होती है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी किसी भी मुल्क की जो है ना वो माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। टेक्नोलॉजी से मुराद क्या चीज़ें हैं कि मईशत के तमाम शोबों में जदीद मशीनों और तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन ममालिक ने जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया है वहाँ पर ज़राई और सनती पैदावार में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। लेकिन जैसे कि हम लोग हैं यहाँ पर अभी तक पुराने और फरसुदा तरीके इख्तियार किए जाते हैं तो अभी भी हम माशी लिहाज से काफ़ी पीछे हैं। तश्कील सरमाया यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन है, सरमाया साजी है। तश्कील सरमाया की रफ्तार तेज़ होना बहुत जो है ना वो ज़रूरी है क्योंकि जब तक सरमाया नहीं होगा उस वक़्त तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी भी सरमाए से इस्तेमाल होती है। कुदरती ज़राए का इस्तेमाल जो है ना वो भी सरमाए की बदौलत ही किया जाता है। यानी कि ज़ेरे ज़मीन जितनी भी धात आपके पास मौजूद है, आपके पास सरमाया होगा तो उस धात को हम निकाल सकेंगे क्योंकि उसके लिए हमें अफरादी क़ुव्वत की भी ज़रूरत है, उसके लिए हमें मशीनरी की भी ज़रूरत है, उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हमारे पास चाहिए, उसके लिए पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, उसके लिए इंजीनियर्स भी चाहिए। तो इन सबको जो है ना वो हमें वेज या इन पर इंटरेस्ट रेट या इन पे जो है ना प्राइस पे करना पड़ती है। तो इसलिए जो है ना वो तश्कील सरमाया की रफ्तार तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। सरमाया हमारे पास कहाँ से आता है? सरमाया बचतों से हासिल होता है। यानी कि जितनी लोग ज़्यादा रकूमात बचाएँगे उतनी ही बचतें ज़्यादा होंगी, जितनी बचतें ज़्यादा होंगी उतनी ही सरमायाकारी बढ़ेगी, जितनी सरमायाकारी बढ़ेगी उतना ही लोगों की आमदनियों में इज़ाफ़ा होगा और अल्टीमेटली ये चक्कर इसी तरह चलता रहेगा। जितना लोगों की आमदनियों में इज़ाफ़ा होगा अगेन लोग अपनी इनकम में से उतना ही ज़्यादा सेव करेंगे, उतने अच्छे टैक्स पे करेंगे, उतना ही जो है ना वो अपनी अफरादी क़ुव्वत को नए रोज़गार में खपा सकेंगे और गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करके वहाँ से हुकूमत की फलाह बहबूद हुकूमत जो है वो अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च करेगी। ज़राए क़ुव्वत है यानी कि पावर सोर्सेज़ हैं। ज़राए क़ुव्वत में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? कोयला है, तेल है, गैस है, बिजली है यानी कि वो चीज़ें जिनकी मदद से हम मज़ीद क़ुव्वत पैदा कर सकते हैं। सनअती तरक्की है, ज़रई पैदावार में इज़ाफ़ा, बुलंद मेयार ज़िंदगी की आसाइशात से इस्तिफ़ादा का इन्हिसार इन्हीं 3 चीज़ों पर है। नक़्ल-ओ-हमल की तरक्की का दारोमदार भी इन्हीं ज़राए पर है, ठीक है? और पाकिस्तान में क्या है कि इन ज़राए की रसद जो है वो तलब के मुकाबला में बहुत कम है, लिहाज़ा तरक्की का अमल जो है ना वो काफ़ी सुस्त रहता है। ज़राए नक़्ल-ओ-हमल और रस्लो-रसाइल हैं। नक़्ल-ओ-हमल और रस्लो-रसाइल के ज़राए में शहरात यानी कि सड़कें, रेलें, आबी रस्ते, बंदरगाहें, हवाई जहाज़ वग़ैरह शामिल हैं जिनकी बदौलत ख़ाम माल, मसनूआत, गल्ला, सीमेंट, ज़रई और सनअती अशिया यानी कि तमाम अफरादी क़ुव्वत एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक और एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुँचती है। रस्लो-रसाइल में अख़बारात हैं, रसाला जात हैं, पोस्ट ऑफ़िस, टेलीफ़ोन, कॉर्टर सर्विस और इंटरनेट जैसी सहूलतें भी मुयस्सर हैं, ठीक है?
ये अवामिल जो है ना वो किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान ने इस शोबा में काफ़ी तरक्की की है, ताहम अभी इसमें मजीद इकदाम की ज़रूरत है। तालीम और तरबियत है, तालीम से बहरावर होना जो है ना वो किसी भी मुल्क की माशी खुशहाली का ज़ामिन होता है। इंसान ज़हनी और रूहानी तस्कीन भी इसी ज़रिए से हासिल करता है। लोगों की ज़हनी गुर्बत दूर करने के लिए तालीम और तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। बस के इसके साथ साथ जो है ना वो कुछ हुनर सिखाने के लिए भी इदारे कायम होने चाहिए। सेहत आमा और खुराक है, सेहत से मुतल्लिक सहूलियात जो है ना और बीमारियों से बचाव और लोगों की इस्तेदाद और पैदावारी सालाहियत बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहत के जो तहती ढांचे हैं उनमें अस्पताल, बुनियादी सेहत मराकज़, दही हेल्थ सेंटर्स हैं, जचा और बचा मराकज़ हैं, डिस्पेंसरियाँ वगैरह शामिल हैं। एक सेहतमंद दिमाग के लिए अच्छी सेहत और अच्छी सेहत के लिए मुनासिब खुराक का जो होना ज़रूरी है और पाकिस्तान में इन दोनों चीज़ों का फुकदान है। सियासी अवामिल हैं, माशी तरक्की के लिए सियासी हालात साजगार होना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता वो मुल्क माशी लिहाज से कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जब तक सरमायाकारों को इस चीज़ का यकीन ना हो जाए कि यहाँ पर सियासी सूरत हाल स्टेबल है, आए दिन पॉलिसीज चेंज नहीं होगी, यहाँ पर बैरूनी और अंदरूनी खाना जंगी यानी कि दोनों सूरतें नहीं हैं, कोई सियासी अफरा तफरी या खलिफशार नहीं है, हड़तालें नहीं होती, आए दिन तालाबंदियाँ नहीं होती, जलसे जुलूस नहीं निकाले जाते, उस वक़्त ही कोई सरमायाकार यहाँ पर जो है ना वो सरमायाकारी करेगा। उसके अलावा अगर हम कहें जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पर जो है ना वो इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है सियासी अवामिल की, तो आप ये देखें कि लोग यहाँ पर ज़्यादा सरमायाकारी करना भी पसंद नहीं करते। माशरती और सकाफ़ती अवामिल हैं। किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए माशरती हालात का साजगार होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक माशरती हालात बेहतर नहीं होते माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ तर नहीं की जा सकती। माशरे को इस बात के लिए खुद तैयार रहना चाहिए, यानी कि माशी तरक्की के नतीजे में पैदा होने वाली तब्दीलियों को कबूल करना चाहिए। अदालती तब्दीलियों को जल्द अज जल्द लाया जाए। अगर किसी मुल्क में मुख्तलिफ इदारों में तब्दीली नहीं लाई जाती तो माशी तरक्की मुमकिन नहीं होती। मसलन आबादी में इजाफा जो है वो माशी तरक्की की रफ्तार को बुरी तरह से मुतासर करता है। माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आबादी पर कंट्रोल किया जाए, और आबादी पर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि लोग ख़ानदानी मनसूबा बंदी पर अमल करें। लेकिन जो है ना वो हम इस चीज़ पर अमल नहीं करते। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है ना? मज़हब इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता कि आपके यहाँ जो है ना वो 10-12 बच्चे हों और खिलाने को आपके पास एक बच्चे के लिए भी एक वक़्त की रोटी ना हो। नो डाउट देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने मज़हब को रुकावट बनाई हुई है, हालाँकि हमें खुद जो है ना वो मज़हब की ठीक तरीकों का नहीं पता कि मज़हब में ये चीज़, इस चीज़ से भी पहले ये बताया जाता है कि आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कर सकें। ठीक है, ख़ानदानी रस्म और रिवाज हैं, ये भी हमारे माशरे पर बड़ा जो है ना वो असरअंदाज होते हैं। फिर औरतें जो है ना हमारे माशरे में वो मर्दों के शाना बेशाना काम नहीं करती, यानी कि मौसर आबादी की शरह में इजाफा नहीं होता। हमारे यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियों को भी घरों में कैद कर दिया जाता है। क्या है कि जी हमारे यहाँ नहीं रिवाज, शादी के बाद हमारे यहाँ नहीं रिवाज है औरतों से काम कराने का, ये वो। हालांकि ये बात नहीं होती, बजाय इसके कि आप जो है ना वो गुर्बत की जिंदगी गुजारें, उससे बेहतर ये है कि आप 2-3 लोग मिलके काम कर लें। नीम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मीशत किसे कहते हैं? प्रोफेसर नरकसे ने क्या कहा था कि पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक जो है ना वो कौन से ममालिक होते हैं जिनके पास आबादी और कुदरती ज़राए की निस्बत सरमाए की मिकदार कम हो। प्रोफेसर एलिस का क्या कहना है कि माशी तौर पर पसमानदा ममालिक वो हैं जो कि अपने बाशिंदों को तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबला में घटिया और कम मिकदार में ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करें। रोस्टो के मुताबिक तरक्की पजीर मुल्क से मुराद वो मुल्क है जिसमें सरमायाकारी की शरह कौमी आमदनी के 10% से कम होती है। अब तरक्की पजीर मईशत के कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं? बस फीकस आमदनी। फीकस आमदनी जो है ना ये कम होती है तरक्की पजीर ममालिक में। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि इन ममालिक की आमदनियाँ कम होती हैं, जिसका असर इनके रहन सहन पर पड़ता है। लोगों को सेहत, तालीम, रहाइश, तफरीही सहूलियात जो है ना वो मैसर नहीं होती। दूसरी तरफ आबादी में इजाफे का रुझान ज़्यादा होता है, नतीजे के तौर पर पीकस आमदनी कम रहती है। पाकिस्तान की पीकस आमदनी जो है ना वो $1641 सालाना है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबला में बहुत कम है। आवाम का मेयार ज़िंदगी पस्त है और अक्सरियत जो है ना वो गुर्बत के जाल में फंसी हुई है। ज़राअत पर इन्हिसार है। तरक्की पजीर ममालिक की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर होता है। पसमानदा तरीके होने की वजह से हमारी फी एकड़ पैदावार भी कम होती है।
तरक्की याफ्ता ममालिक ने ज़रूरी शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जदीद मेकानिकी तरीक़ों और मशीनों के इस्तेमाल से फ़ी एकड़ पैदावार में जो है ना वो इजाफा हुआ है, जबकि तरक्की पज़ीर ममालिक में फ़ी एकड़ पैदावार कम होने की बुनियादी वजूहात में जो है ना वो पुराने और फरसुदा तरीका काश्तकारी को अपनाना है। आबपाशी की सहूलतों की कमी है, कीड़े मार अद्वियात की कमी है, खाद का कम इस्तेमाल है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो होने की वजह से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार कम है, इसीलिए ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी हम खुराक में खुद कफ़ील नहीं हो पाए। तो ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और खुराक अमरीका और दीगर ममालिक से हासिल करके इसकी कमी को पूरा करते हैं। आबादी का दबाव है, पॉपुलेशन प्रेशर जो है ना वो तरक्की पज़ीर मईशत पर बहुत ज़्यादा होता है। आबादी में इजाफे की शरह जो है ना वो तकरीबन 3% सालाना है। इसके मुकाबला में तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी में इजाफा की शरह जो है ना वो 1% सालाना से भी कम है। जब आबादी में इजाफा होता है तो मईशत में कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिनमें बेरोज़गारी है, खुराक की किल्लत है, रहाइश का मसला है और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलतों में कमी है। बेरोज़गारी है, जब आबादी का दबाव बढ़ेगा तो रोज़गार की सतह में इजाफा नहीं होगा, लिहाजा जो है ना बेरोज़गारी का तनासुब पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़राई शोबे में 20 से 25% तक महफी बेरोज़गारी पाई जाती है। महफी बेरोज़गारी की डेफिनेशन को हम बार-बार डिस्कस कर चुके हैं। होप सो आपको जो है ना इसके बारे में अच्छी तरह से पता होगा। इन ममालिक में तरबियत की सहूलतों की कमी की वजह से हुनरमंद अफराद की कमी होती है, जबकि गैर तरबियत याफ्ता, जाहिल और अनपढ़ लोगों की अक्सरियत मौजूद होती है, जो रोज़गार की तलाश में इधर उधर कोशा रहते हैं। इसी तरह इंसानी ज़राए बेकार पड़े रह जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लाखों मेहनतकश बेरोज़गार हैं। अफरात ज़र है, पाकिस्तान में अफरात ज़र का भी मसला है। आबादी के मुकाबले में अशिया और खिदमात जो है ना वो कम मिकदार में पैदा होती हैं, इसलिए इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिससे मुल्क में जो है ना अफरात ज़र का दबाव बढ़ जाता है। मजीद क्या है कि तरक्की पजीर ममालिक को अपनी माशी तरक्की के लिए गैर ममालिक से कर्जे भी हासिल करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात हुकूमत खुद अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खसारे की सरमायाकारी करती है, जिससे मुल्क में ज़र की गर्दिश में मजीद इजाफा हो जाता है, जिसका बराह रास्त असर कीमतों पर पड़ता है। इस तरह से अफरात ज़र का मसला जो है ना वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर लेता है। गैर मुवाफ़िक तबादले तजारत है। तरक्की पज़ीर ममालिक का एक ये भी बहुत अहम मसला है कि इनकी साल भर की जो बरामदात की मालियत है, इनकी दरामदात की मालियत से कम होती है, जिसकी वजह से तवाज़ुन तजारत में खसारा पैदा हो जाता है, यानी कि हम जो कीमतें दूसरे ममालिक को पे करते हैं वो हमारी ज़्यादा होती हैं, बजाय इसके कि वो वाले ममालिक जो है ना हमें जितने पैसे पे करते हैं उससे। और फिर जो है ना इस खसारे को पूरा करने के लिए हमें दूसरे ममालिक से कर्जे लेने पड़ते हैं, जिससे हमारी मईशत में मज़ीद मसाइल पैदा हो जाते हैं। बरामदात में मालियत की में कमी की जो है ना वो बड़ी वजह ये भी है कि ज़रूरी ममालिक जो है वो अपना खाम माल दूसरे ममालिक को बेचते हैं, इसकी कीमत बैनुल-अक़वामी मंडी में बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें हम वहाँ से मंगवाते हैं उनमें फाइनल गुड्स होती हैं, यानी कि उसमें मसनूआत होती हैं, मशीनरी और जंगी साज़ो-सामान होता है और इनकी कीमतें जो है वो बैनुल-अक़वामी मंडी पर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए जो है ना हमारे अखराजात पहले से बढ़ जाते हैं। दौलत की गैर मुसावियाना तकसीम है। तरक्की पज़ीर ममालिक जो है ना नीम तरक्की याफ्ता ममालिक में या तरक्की पज़ीर ममालिक में दौलत की तकसीम भी मुसावियाना नहीं है। अमूमन मुआशरा 2 ग्रोहों में बँटा हुआ है। क्या है? एक तबका इंतहाई अमीर है, ये लोग तादाद में बहुत कम है, तकरीबन 20% लोग हैं पाकिस्तान में इस वक़्त, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा दौलत के मालिक हैं, और दूसरा तबका जो है ना वो इंतहाई गरीब है, अपनी बुनियादी ज़रूरियात को भी वो मुश्किल पूरा करता है। इनकी आमदनियाँ इतनी कम होती हैं कि वो सेव नहीं कर पाते, और जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की माशरती बुराइयों में पड़ जाते हैं, वो इसलिए सेव नहीं करते। इस तरह से मुल्क में जो है ना वो दौलत की तकसीम अदम मसावात का शिकार रहती है। मुल्की वसाइल ज़ाया होते रहते हैं, जिनके पास जो है ना वो दौलत ज़्यादा है वो इसे सरमायाकारी में नहीं लगाते बल्कि ऐशो इशरत और आराम पर खर्च करते हैं, ठीक है, और जिनके पास वसाइल नहीं है वो सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो लिहाजा वो अपना ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, यानी कि पस्त इस्तेदादकार है। तरक्की पज़ीर ममालिक का सबसे अहम मसला जो है ना वो गुर्बत और जहालत है, जिसकी वजह से लोगों की इस्तेदादकार पस्त रहती है। ये ममालिक बुनियादी तौर पर गरीब होते हैं, आमदनी की कमी की वजह से लोगों का मेयार ज़िंदगी पस्त रहता है। इन्हें रहाइश और खुराक की सही सहूलतें मैसर नहीं आती, जिसकी वजह से अक्सर लोग भूख, अफलास और बीमारियों का शिकार होते हैं। इनकी सेहत ख़राब होने की वजह से इनकी इस्तेदादकार पस्त रह जाती है। खुराक गैर मुतवाज़न होने की वजह से इनके बच्चे जो है ना वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सेहत की बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं होती। ख्वानदगी की शरह 20 से 50% होती है, जबकि बाकी लोग अनपढ़ होते हैं, जो कि कदीम और फरसुदा रवायात में ही फंसे रहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की कमी है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने जदीद टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, लेकिन तरक्की पज़ीर ममालिक जो है ना वो अभी तक जदीद टेक्नोलॉजी के तरीकों को नहीं अपना सके। ज़राअत है, सनत है, तजारत, बैंकारी, गर्ज़ किसी भी शोबे में जदीदियत नहीं है। हर शोबा इसी तरह कदीम रवायात पर चल रहा है। अब अभी का देख लें कि अभी हमारा ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो हम लोगों को कितनी ट्रबल्स आई हैं लेक्चर रिकॉर्ड करने में, फिर लेक्चर पढ़ने में,
اور پھر اس کے علاوہ بینکنگ سسٹم ہمارا آن لائن ہوا تو بہت سارے لوگوں کو بینک ایپس نہیں رن کرنا آتی. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک اسی طرح سے چل رہی ہیں. سرمایہ کی قلت ہے. ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کی قلت ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں تو اس لیے بچتیں بھی کم ہوتی ہیں. جب لوگوں کی بچتیں کم ہوں گی تو سرمایہ بھی کم ہوگا. ایک اندازے کے مطابق جو ہے نا معاشی ترقی کے لیے کل آمدنی میں سے بچتوں کا تناسب جو ہے 15% سے زیادہ ہونا چاہیے. لاطینی امریکہ کے ممالک میں یہ تناسب 8% ہے, افریقی ممالک میں 5% ہے اور ایشیائی ممالک میں بھی 5% ہے. ٹھیک ہے, اس لیے سرمایہ پیداوار کی نسبت بھی جو ہے نا ان ممالک میں زیادہ ہوتی ہے, لہٰذا ان ممالک میں معیار زندگی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. روایتی سماجی ادارے ہیں. تین ترقی یافتہ ممالک میں سماجی ادارے بھی قدیم اور روایتی ہوتے ہیں. ان میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. فرسودہ روایات سے ہم چمٹے رہتے ہیں. پردے کی رواج کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر گھروں میں بیکار پڑی رہتی ہیں. پردے میں رہ کے بھی عورتیں کام کر سکتی ہیں. لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. مشترکہ خاندانی نظام سے وابستہ ہے, تو اس لیے جو ہے نا ہم اپنے پرانے رسم و رواج سے خود بھی جان نہیں چھڑوانا چاہتے. قدرتی ذرائع کا نیم استعمال ہے. ترقی پذیر ممالک کو سرمایہ اور جدید ٹیکنالوجی کی کمی, ہنرمند اور تربیت یافتہ افراد کی عدم دستیابی, ذرائع نقل و حمل کی پسماندگی, معدنی علاقوں میں سیاسی عدم استحکام اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر قدرتی وسائل تک پہنچنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان سے ہم بھرپور استفادہ نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے اکثر ذرائع یا تو بیکار پڑے رہتے ہیں یا ان کا بھرپور استعمال نہیں ہوتا. غیر ملکی امداد اور قرضوں پر انحصار کرتے ہیں. ملکی آمدنی اور بچتیں کم ہونے کی وجہ سے سرمایہ کاری کم ہوتی ہے. خسارے کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے جس سے افراط زر پیدا ہوتا ہے, تو پھر الٹیمیٹلی ہمیں غیر ملکی امداد لینی پڑتی ہے یا قرضوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے. کم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل ہے. ترقی پذیر ممالک میں سڑکیں, ریلیں, بحری اور ہوائی نقل و حمل کے ذرائع بھی پسماندگی کا شکار ہے. لہٰذا خام مال, مصنوعات اور دیگر اشیاء کو دور دراز منڈیوں تک پہنچانے کا عمل مشکل اور سست ہے. اس لیے منڈیاں محدود ہو گئی ہیں اور ممالک میں اشیاء کی طلب بھی کم رہتی ہے. معاشی منصوبہ بندی کیا ہوتی ہے؟ لیوس لاون کے مطابق منصوبہ بند معیشت ایسی معاشی تنظیم ہے جس میں افراد, کارخانے, کاروبار اور صنعتیں ایک ہی وحدت کے تکمیلی اجزاء ہوتے ہیں اور یہ ملک میں موجودہ ذرائع کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ عوام کی ضروریات کی زیادہ سے زیادہ تسکین ہو سکے. اس کے علاوہ بھی معاشی منصوبہ بندی کی آپ 2 ڈیفینیشن مزید یاد کریں گے, وہ آپ کی بک پہ گیون ہے. منصوبہ بندی کا جو ہے نا انتظامی ڈھانچہ پاکستان میں کیا ہے؟ 47 میں پاکستان مارچ سے وجود میں آئی, اس کی اس وقت حالت کیا تھی یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 48 میں سرکاری شعبوں کے درمیان نظم و ضبط اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ترقیاتی بورڈ تشکیل دیا گیا. اس کے علاوہ ایک منصوبہ بندی جو ہے نا وہ مشاورتی بورڈ بھی قائم کیا گیا جس کا مقصد جو ہے وہ حکومت کو مختلف ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں مشورہ دینا تھا. 1950 میں دولت کی مشترکہ مشاورتی کمیٹی کی تشکیل ہوئی جس کا کام جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے لیے ترقیاتی منصوبہ تیار کرنا تھا, جسے بعد میں کولمبو پلان کا جو ہے نا وہ نام دیا گیا. 1951 میں منصوبہ بندی کی مشاورتی بورڈ کو ختم کر دیا گیا اور کولمبو پلان کو عملی جامہ پہنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا اور اس ترقیاتی بورڈ کی جگہ 20 ارکان پر مشتمل ایک منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا گیا. معاشی امور کے وزیر کو اس کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا. اس کے علاوہ ایک قومی اقتصادی کونسل قائم کی گئی جس کا چیئرمین وزیر اعظم تھا. کولمبو پلان کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری اس کونسل کے سپرد کی گئی تھی. باقی بھی اسی طرح کی کونسلز اور ان کی معاشی منصوبہ بندیوں کے بارے میں گیون ہے, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کے جواز اور مقاصد کیا ہیں؟ یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے, اس کو کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ذرا یاد کیجیے گا. اچھا, اب اس کے جو ہے نا وہ اوپر بھی انہوں نے وہی بتایا جو اس سے پچھلے والے ٹاپک میں آپ پڑھ چکے ہیں. جو امپورٹنٹ ہیڈنگز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ملکی وسائل کا بھرپور استعمال نہیں ہوتا. پاکستان میں جو ہے نا وہ ذرائع تو موجود ہیں لیکن سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ان کا بھرپور استعمال نہیں کیا جا سکتا. پسماندہ ممالک میں نجی شعبہ جو ہے نا وہ زیادہ مستعد نہیں ہوتا, یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی. پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر زرعی ہے اور زرعی شعبہ بذات خود پسماندہ ہے. ہمارے یہاں فی ایکڑ پیداوار کی کمی ہے, زراعت میں محفی بے روزگاری ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مل کے جو ہے نا وہ معاشی منصوبہ بندی کا سبب بنتی ہیں. پھر ہے پاکستان میں فیکس آمدنی پست ہے تو بچتوں کی شرح بھی کم ہے جس کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کی قلت ہے. دولت کی تقسیم بھی غیر مساویانہ ہے. غیر ملکی امداد پر کافی انحصار ہے. پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی کا جواز ہی اس کے مقاصد کا تعین کرتا ہے. مثلاً کون کون سے ہیں؟ قومی آمدنی میں اضافہ ہے, بے روزگاری اور نیم بے روزگاری کا خاتمہ ہے, فیکس آمدنی میں اضافہ ہے, قیمتوں کا استحکام یعنی کہ افراط زر اور سرد بازاری سے بچاؤ ہے, غذائی کفالت ہے, بین الصوبائی اور علاقائی معاشی تفاوت دور کرنا ہے,
तकसीम दौलत में अदम मसावात को दूर करके मुनसफाना बनाना है, तवाज़ुन तजारत और तवाज़ुन अदायगी की इस्लाह और बेहतरी के इक़दाम हैं, बुनियादी तहती ढांचे को मजबूत बनाना है, सनती तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना है और अहम बुनियादी सनतों के क़याम पर तवज्जो देना है, आबादी की मनसूबाबंदी और इंसानी वसाइल की तरक्की है, तालीम, सेहत, नकासी और फ़राहमियाब और रहायशी सहूलतों की फ़राहमी है, मईशत का तनव्वुर और मुख्तलिफ़ शोबों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना, मईशत में खुद इन्हिसारी के हालात पैदा करना, नीज़ गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों पर कम इन्हिसार करना और कौमी बचतों, तश्कील सरमाया और निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है। ये वो तमाम मकासद हैं जो कि मनसूबाबंदी के जवाज़ के मकासद का तयन करते हैं। थैंक यू।